3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश के भोपाल में कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा होता है जो अब तक का पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन के रह जाता है। But the number of people needing treatment continues to grow as more and more victims are found lying helplessly in their homes. आज की डेट में इस हादसे को 39 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हादसे का असर भोपाल पर देखने को मिलता है। कोई कह रहे हमारा पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे हमारे बच्चे नहीं है, कोई कह रहे जो लोग इस हादसे में किस्मत से बच गए उन पर भोपाल गैस कांड का असर हमेशा के लिए रहेगा। हमारे बच्चों को भी उसका असर है, हमारे बच्चे भी काम नहीं कर पाते। लेकिन आखिर कैसे फैक्ट्रियों की कर्मचारियों की एक छोटी सी गलती भोपाल के 20,000 लोगों के मौत का कारण बन जाती है? कैसे ये पूरा हादसा हुआ था? असल मायने में कौन था इस हादसे के पीछे जिम्मेदार? और कैसे रात के समय पर एक रेलवे कर्मचारी गुलाम दस्तगीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को भोपाल शहर से बाहर निकालने में मदद की थी और उनकी जान बचाई? आइए जानते हैं डिटेल में आखिर उस रात क्या हुआ था भोपाल में। 2 दिसंबर 1984 को फैक्ट्री में रोज रात की तरह काम चल रहा था। लगभग रात के 12 बजे के करीब कुछ कर्मचारियों के उस टाइम पर अचानक से आंखें जलने लगती है और खांसी आने लगती है। और पूरी फैक्ट्री में ये समस्या जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है तब वहां पर काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे उन्होंने इसे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि आखिर फैक्ट्री में गैस कहां से लीक हो रही है या फिर फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने देखा कि एक पाइप में से पानी के लिक्विड का टाइप का कोई गैस लीक हो रहा था। तुरंत ही वो जाते हैं अपने सुपरवाइजर के पास और उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं इस गैस लीक के बारे में, लेकिन सुपरवाइजर इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देते। वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे छोटे छोटे लीकेज नॉर्मल है, थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे के करीब जितने भी वर्कर्स थे वो रोजाना की तरह टी ब्रेक पर निकल जाते हैं इस गैस लीकेज को इग्नोर करके। लेकिन धीरे धीरे ये जो गैस थी उसकी स्मेल अब स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी। वर्कर की आंखें अब तेजी से जलने लगी और खांसी शुरू हो गई। फिर जब सीरियसली इंस्पेक्शन शुरू की गई फैक्ट्री की तो पता चला कि फैक्ट्री में 610 नंबर की जो टैंक थी उसमें से बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसनेट यानी MIC नाम की गैस लीक हो रही थी। इस MIC गैस का यूज वैसे तो कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है। अगर ये गलती से भी पानी के संपर्क में आ जाए, पानी तो छोड़ो अगर हवा के संपर्क में भी आ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जहरीली हो जाती है। आइए एक बार जानते हैं डिटेल में आखिर उस रात टैंक नंबर 610 से MIC गैस लीक कैसे हुई थी। दरअसल फैक्ट्री में 3 टैंक थे, E610, E611 और E612 नंबर के। और फैक्ट्री में इन तीनों टैंकों को MIC गैस जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पॉइजनस गैस है उसके स्टोरेज के लिए रखा जाता था। इसमें से जो 610 नंबर वाली टैंक में और 611 नंबर वाली टैंक है उसमें MIC गैस को स्टोर किया जाता था और इसे फुल नहीं भरते थे, इसमें खाली 60% ही स्टोर करके रखते थे। और जो 612 नंबर का टैंक था उसको पूरा खाली रखा जाता था इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ताकि कोई भी टैंक में अगर इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत ही पाइप से MIC गैस को शिफ्ट किया जा सके। लेकिन उस रात किसी भी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया गया था क्योंकि यूनियन कार्बाइड कंपनी जो थी वो पहले से ही नुकसान में चल रही थी। इसलिए पैसे बचाने के चक्कर में तीनों टैंकों में MIC गैस को भर दिया था और सबसे पहली गलती यहीं से शुरू हुई। इन तीनों टैंकों में MIC गैस अब 60% तक भरी हुई थी। साथ ही इस टैंक में एक पाइप लगाई जाती है जिससे जो जहरीली गैस टैंक में अपने आप ऑटोमेटिक बन जाती है। उस सभी गैसों को पाइप से ट्रांसफर करके बर्न कर दिया जाता है ताकि टैंक में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इसमें MIC गैस है तो वो नॉर्मल हवा भी संपर्क में आए तो ये बहुत ही जहरीली हो जाती है। साथ ही एक और पाइप इस टैंक में कनेक्ट किया जाता है जिसमें से नाइट्रोजन गैस को इस टैंकों में ट्रांसफर किया जाता है ताकि टैंक में प्रेशर बना रहे बराबर। यहाँ पर दूसरी गलती ये हुई थी कि उस रात टैंक के जिस पाइप से जहरीली गैस को बाहर निकालकर बर्न किया जाता है वो दरअसल गैस स्क्रबर नाम का फैक्ट्री का एक प्लांट होता है जो फैक्ट्री के पास में ही होता है। लेकिन उस रात उस गैस स्क्रबर को भी ऑफ कर दिया गया था। अब 2 दिसंबर 1984 की रात को 9 बजे के करीब जब वर्कर शिफ्ट हुआ था, नाइट के जो वर्कर्स थे वो काम पर आते तो डेली की तरह उन्होंने पहले MIC की जो 610 नंबर वाली टैंक में लगी हुई पाइप है उसे पानी से साफ करना शुरू किया। वर्कर पानी का प्रेशर पाइप में डाल रहे थे पर पानी पाइप के अंदर तक नहीं जा रहा था, तो उन्हें लगा कि पाइप में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं और उन्हें पाइप के प्रॉब्लम के बारे में बताते। लेकिन सुपरवाइजर ये कहकर टाल देते हैं कि पानी को पाइप में जाने दो, कल सुबह के शिफ्ट वाले देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। अब तीसरी गलती यहाँ पर यह हुई थी कि पाइप में एक स्लिप बैंड लगा होता है जिससे कि पानी अगर टैंक में जाए भी तो उस स्लिप बैंड से उसे रोक सकते थे, लेकिन खराब मेंटेनेंस के कारण वो स्लिप बैंड भी पाइप में नहीं लगा हुआ था और यहीं से मेन दुर्घटना शुरू हुई। स्लिप बैंड ना लगे होने के कारण रात के करीब 10 बजे के पानी अब धीरे धीरे टैंकों के अंदर जाने लगा। लगभग 1 घंटे बाद अब धीरे धीरे वहां पे जितने भी काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी आंखें जलने लगी क्योंकि MIC गैस का रिएक्शन अब पानी से हो रहा था और पानी के रिएक्शन के कारण ये क्लाउड फॉर्म में टैंक के अंदर बने जा रहा था और ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। रात को 12 बजे के करीब जब इस गैस लीकेज के बारे में सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया
दिया गया तो नॉर्मल चीज को कहकर उन्होंने इस समस्या को टाल दिया। पर अब ये समस्या बहुत बड़ी हो चुकी थी। उस रात 12:30 बजे के करीब सभी वर्कर एक तरफ जहां चाय पीने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ वहीं टैंक नंबर 610 से गैस लीक हुई जा रही। फाइनली जब 12:45 के अराउंड वर्कर फैक्ट्री में आते हैं और उनकी आंखें बहुत तेजी से जलने लगती है, फिर जब सीरियस इंस्पेक्शन शुरू किए जाते हैं तब चौथी गलती पकड़ में आती है। पता चलता है कि टैंक में जो इंडिकेटर लगा हुआ था जिससे टैंक का प्रेशर पता चले, वो तो महीने पहले ही खराब हो चुका था। रियल टाइम डाटा वर्कर को नहीं मिल पा रहा था कि आखिर टैंक का प्रेशर कितना है ताकि वो उस प्रेशर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए कि वो जो टैंक नंबर 610 था वो अंडरग्राउंड में था। जब टैंक का प्रेशर के वजह के कारण जमीन फटने लगी तब वर्कर को रियलाइज हुआ कि टैंक का प्रेशर तो अब हाथ से ऊपर निकल चुका है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते तो पहले फैक्ट्री के सभी अलार्म को बजा देते। फैक्ट्री में वैसे 2 अलार्म होते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर का होता है और बहुत बड़ा अलार्म होता है वो फैक्ट्री के बाहर लगा होता है, जिससे फैक्ट्री के आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें अलर्ट किया जा सके। लेकिन 5वीं सबसे बड़ी गलती ये थी कि फैक्ट्री का बाहर वाला अलार्म तो काम ही नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसे बजाया ही नहीं गया। तुरंत ही फैक्ट्री के अंदर वाले सायरन को बजाया जाता है और पहले पानी के प्रेशर को रोका जाता है जो कि टैंक में जा रहा था। लेकिन अफसोस अब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। टैंक नंबर 610 से 45 टन MIC गैस फैक्ट्री से लीक हो रहा था। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर गैस स्क्रबर ऑन होता तो सभी पॉइजनस गैस को जला दिया जाता, या फिर अगर टैंक नंबर 612 खाली होता तो सभी MIC गैस को उसमें शिफ्ट कर दिया जाता। लेकिन ये सारी चीजें आउट ऑफ हैंड थी। या फिर अगर फैक्ट्री में लाउडर अलार्म चल रहा होता तो पहले ही लोगों को इसे अलर्ट किया जा सकता था ताकि लोग शहर को पहले ही छोड़ देते और उनकी जानें बच पाती। तो क्या अब यहाँ पर हम इस पूरी दुर्घटना के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्ट्री में काम करने वाले सुपरवाइजर या फिर वर्कर को माने? तो देखो, इस चीज पर पहले ही बहुत सारी डिबेट हो चुकी। बहुत से लोग फैक्ट्री के वर्कर को इस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हैं तो बहुत से लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो इस दुर्घटना में जितनी ही गलती वर्कर्स की है, इस कंपनी के ऑनर की है, उससे कहीं ज्यादा मिस्टेक गवर्नमेंट की भी थी। असल में दुर्घटना से 4 साल पहले 1980 में यूनियन कार्बाइड ने MIC गैस को बनाने को लेकर एक प्लांट लगाया गया, क्योंकि 1980 के बाद से यूनियन कार्बाइड जो कि कीटनाशक दवा बनाती थी और एवरीडे की बैटरी बनाती थी वो इंडिया में नहीं चल रहे थे। इसलिए यूनियन कार्बाइड ने इनके दाम कम करने के लिए MIC गैस को भोपाल में ही बनाना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले ये भारत के बाहर से एक्सपोर्ट होकर आता था, इसलिए इसका खर्चा बढ़ जाता था। तो जब 1980 में इस कंपनी ने MIC जैसी हानिकारक गैस इस फैक्ट्री में लगाई तो गवर्नमेंट ने इस फैक्ट्री को आदेश दिया था कि वो सभी सेफ्टी मेजर्स पर ध्यान रखे। लाउडर अलार्म आसपास के लोगों के लिए अवेलेबल हो, आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उन्हें बताया जाए कि इमरजेंसी में क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। पर यूनियन कार्बाइड कंपनी ने इसमें से एक भी चीजों को फॉलो नहीं किया और सरकार ने इसको लेकर एक बार भी ध्यान भी नहीं दिया। साथ ही ये दुर्घटना होने से कुछ महीने पहले ही इसे एक जर्नलिस्ट ने प्रेडिक्ट कर दिया था और ऑफिशियली अखबार में तक पब्लिश कर दिया था। असल में साल 1981 में जब साइनाइड गैस लीक होने की वजह से एक मोहम्मद अशरफ नाम के कारीगर इस फैक्ट्री में मारे गए थे। वो पर्सनली राजकुमार केशवानी जो कि जर्नलिस्ट थे उनके फ्रेंड थे, और मरने से पहले अशरफ ने उन्हें बहुत सी चीजें बताई थी इस फैक्ट्री के बारे में कि यहाँ कैसे किसी भी चीज की सेफ्टी को फॉलो नहीं किया जाता है और सिर्फ एक गलती भोपाल के लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। अशरफ की मौत के तुरंत बाद राजकुमार केशवानी अपना काम शुरू करते हैं। वो इस फैक्ट्री के वर्कर के जरिए फैक्ट्री के इनसाइडर इंफॉर्मेशन को निकलवाते हैं। खुफिया चीजें जो सिर्फ अंदर के वर्कर्स को ही पता हो वो सब कुछ पता लगवाते हैं, उन्हें एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं जिसकी हेडलाइन थी ना समझोगे तो मिट ही जाओगे। सिर्फ एक ही नहीं, उन्होंने 3 बार पेपर में ये चीज छापी। दूसरे आर्टिकल की हेडलाइन थी बचाइए हुजूर शहर को बचाइए, और तीसरी हेडलाइन थी ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल। इन सभी चीजों को ऑफिशियली पेपर में 3 बार छापने के बावजूद भी सरकार ने एक बार भी इस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन राजकुमार केशवानी अभी भी नहीं रुके। उन्होंने राजीव गांधी को इस चीज को लेकर लेटर तक लिखा, प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा, बट नो रिप्लाई। इस तरीके से सरकार ने इस चीज पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था उस टाइम पर, और सरकार की इस बड़ी लापरवाही के कारण 2 दिसंबर की रात को भोपाल में जो लोग आधी रात को सो रहे थे वो जहरीली हवा उनके घरों के अंदर जाने लगी। देखते ही देखते रात के 3 बजे तक पूरे भोपाल में अफरा तफरी मच चुकी थी। उस टाइम भोपाल की पॉपुलेशन करीब 8 लाख की थी और सरकारी डाटा के हिसाब से तो इस दुर्घटना में 5 लाख से ऊपर लोग इस जहरीली हवा की चपेट में आए थे। जो लोग घरों में सो रहे थे, अचानक जब उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी, उनकी आंखें जलने लगी और आसपास में जितने लोग थे सभी ऐसी चीजों से ही गुजर रहे थे। उनमें से जो कुछ लोग पढ़े लिखे थे उन्हें नॉलेज हो चुका था कि जरूरी हवा जहरीली हुई है। इसके वजह से जिन लोगों के पास अपनी बाइक कार जो भी थी वो तुरंत लेकर भोपाल शहर से बाहर निकल जाते। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था वो आंखों में होने वाली जलन से बचने के लिए नदी में कूद गए, लेकिन हवा में MIC गैस फैली हुई थी और जैसा ही मैंने आपको बताया कि MIC पानी के साथ रिएक्शन करता है तो एक डेडली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए उस रात जिन भी लोगों ने नदी में कूदकर खुद को बचाने की कोशिश की होगी तुरंत ही उनकी बॉडी जल गई होगी।
और समस्या तो ये थी कि उस समय तक भोपाल में सिर्फ 2 ही बड़े हॉस्पिटल थे। आधी रात में जब अचानक से हजारों की संख्या में लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में बेड की कमी पड़ गई। साथ ही जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे वो भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि इन मरीजों को किस चीज की सिम्टम्स है। जितने भी मरीज आ रहे थे वो आंखों में तेज जलन की समस्या, सांस में परेशानी, इन सभी समस्या को लेकर ही आ रहे थे। क्योंकि भोपाल के डॉक्टर्स ने कभी ऐसे केसेस नोट नहीं किए थे, इसलिए वो कंफ्यूज थे। लेकिन जब डॉक्टर को पूरा इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही यूनियन कार्बाइड में कॉल लगाते हैं इस केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करने के तरीके के बारे में। लेकिन फिर भी यूनियन कार्बाइड से ये जवाब आता है कि ये नॉर्मल से लीकेज है। जिन पेशेंट्स को आंखों में जलन हो रही है, आंखों पर गीली पट्टी लगा के बांध दो या फिर कोई ड्रॉप डाल दो। इसी गलत जानकारी की वजह से 2 दिसंबर की रात को हजारों से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। अब आधी रात में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे भीड़ के कारण। उनके पास ना कोई कार थी जिससे वो शहर को छोड़ के जा सके, इसलिए वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागते ताकि उन्हें कोई ट्रेन मिल जाए जिसमें बैठकर वो शहर को छोड़ सके। और इस पूरे भोपाल गैस कांड में कई ऐसे हीरोज थे जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई। गुलाम दस्तगीर जिन्होंने उस रात कई लोगों को भोपाल शहर से बाहर निकालने में मदद, और इसी चीज पर द रेलवे मेन सीरीज बेस्ड है। आप इसे एक बार जरूर देखें और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।